हमें समान नियम बनाना है। हम किसी एक बात को आगे बढ़ाएंगे तो दूसरी बात पीछे रह जाएगी। मैं अपनी विचार दूसरे को थोपूंगा तो दूसरा मान्य नहीं करेगा। मैं बोलूंगा कि मेरी सही है तो ये बंधुभाव टिकेगा नहीं। तो कॉमन बनाना पड़ेगा कि उसका विचार भी आपको लेना पड़ेगा, उनका विचार भी लेना पड़ेगा। सबके विचारों को इकट्ठा करके कानून, जैसे अभी कानून प्रोग्राम होते हैं ना, तो ये बाबा साहब ने बताया कि ऐसा करो। आज सब एक एक इंडिया बनाया, जो ये सब दल मिल के बैठते हैं, अनेक दल मिल करके फिर वो एक इकट्ठा बैठक होती है, उसमें काबल प्रोग्राम बनाया जाता है जो सभी घटक पक्ष है उसको सभी को लागू हो, ऐसा एक कामन प्रोग्राम बनाया जाता है। आज हमारे पक्ष इकट्ठा नहीं होते, कामन प्रोग्राम तो छोड़ दो, सब मिलकर के बैठ के एक कामन प्रोग्राम अगर बनाया जाए जो बाकी लोग करते हैं। ये बाबा साहब ने बता के रखा ना, 1956 को बता के रखा, एक सब मिलकर के कामन प्रोग्राम बनाओ जो सभी को बंधुभाव बनाए रखे और सभी के लिए पवित्र हो, उनके लिए भी अच्छा हो, उनके लिए भी पवित्र हो, उनके लिए भी अच्छा है। ऐसा एक कामन प्रोग्राम बनाओ, ऐसे मुद्दे वहां पे रखो तो सबके लिए आवश्यक है। कॉमन पीपल, कोई भी समाज के लिए, जैसे कहीं कुछ करना है, समाज में समस्या है, एक कॉमन प्रोग्राम रखो कि किसी भी समाज में समस्या हो, किसी भी समाज पर अन्याय अत्याचार हो, हम सब मिलकर के उनको मदद करेंगे। ये कॉमन प्रोग्राम है। मैं अपने झंडे के लिए लड़ रहा हूँ, अपने समाज के लिए मैं लड़ रहा हूँ, दूसरे समाज के लिए दूसरा लड़ रहा है, तीसरे समाज के लिए तीसरा लड़ रहा है। एक समस्या लेकर एक अपनी रैली निकाल रहा है, मोर्चा निकाल रहा है, वही समस्या लेकर दूसरा मोर्चा निकाल रहा है, वही समस्या लेकर तीसरा मोर्चा निकाल रहा है। अरे जब तुम्हारा कॉमन प्रोग्राम है तो कॉमन सब मिलकर के कॉमन काम करो। ये सारी बातें बाबा साहब ने आपको बताई है। ऐसे से संघर्ष नहीं पड़ेगा, लेकिन वो नहीं, उसने एक चीज पर मोर्चा निकाला तो मैं उस मोर्चे में शामिल नहीं होगा क्योंकि वो उसके पक्ष का है। अरे मुद्दा तो एक ही है, मुद्दा सबका है। अगर किसी पे कुछ अन्याय अत्याचार होता है तो वो सब मिलकर के मोर्चा निकालो, सब मिलकर डिमांड करो, सब मिलकर के इकट्ठा हो, प्रोग्राम बनाओ। सिर्फ मोर्चे पर सीमित नहीं होना चाहिए, एक प्रोग्राम बनाओ कि सब मिलकर के कौन सी पॉलिसी लेंगे। आज सब मिलकर के अगर कॉमन प्रोग्राम बनाते तो आज हमारे समाज को सभी राजनीति के लोग डरेंगे क्योंकि सब लोग इकट्ठा है, अनेक पार्टी में अनेक ग्रुप में काम करने वाले लोग इकट्ठा है और उन्होंने कॉमन प्रोग्राम बनाया, इसलिए ये लोग डरेंगे कि ये सब कॉमन है। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि कुछ ऐसे इशू हो, कुछ ऐसे इशू होते हैं जो सबके लिए कॉमन होते, सभी जाति के लिए कॉमन होते, सभी धर्म के लिए कॉमन होते। ऐसे कुछ इशू लेना चाहिए जिससे हम समाज में कलह को रोकते हैं और हमारी जो नैतिकता है वो समान नैतिकता के समान नियम हो और सभी के लिए पवित्र, उस नियम को सभी पवित्र माने। ये जो बात कर रहे हो दूसरे धर्म के लोग भी माने उसको, बराबर है, बोलते शराब के दुकान बंद होना चाहिए, जो सभी लोग इसको पवित्र माने, सभी का समर्थन मिले। ऐसे कॉमन अगर प्रोग्राम लेते हैं तो आपस में जो कलह होता है वो कलह हम रोक पाते हैं। स्पष्ट रूप से बताया कि अस्तित्व के लिए संघर्ष, अंडर द स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस और अंडर ग्रुप रूट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, ग्रुप रूट द इंटरेस्ट। ये अभी जो शासन व्यवस्था चलती है वो इसी रूप की संविधान से नहीं चल रहा है, अभी संविधान से नहीं चल रहा है। कोई भी जो एक पार्टी का पूरी तरह से राज होता है, एक पार्टी की पूरी तरह से
एक पार्टी, कोई भी पार्टी जब पूरे बहुमत के साथ में शासन करती है तो वो संविधान के अनुसार शासन नहीं करती, उनका पक्ष का एजेंडा रहता है, उनके पक्ष का एजेंडा है, क्योंकि उनको पूरी तरह से बहुमत है, इसलिए उनको किसी प्रकार का डर नहीं है। इसलिए वो क्या करती, उस समय अपने पक्ष का एजेंडा लगाती है। वो उनके पक्ष का जो एजेंडा है वो उससे एजेंडा के अनुसार काम करना चाहती है, जिसको कहते हैं ग्रुप रूल इंटरेस्ट। इसको कहते हैं ग्रुप रूल इंटरेस्ट। एक वैचारिक ग्रुप का एक रूल बनता है और उस रूल के इंटरेस्ट के लिए वो काम करते हैं। अभी जो काम हो रहा है वो एक ग्रुप जो शासन में है, वो ग्रुप चाहता है कि हम जैसे चाहते हैं, हमारा ग्रुप जैसा चाहते हैं, हमारे पक्ष का जो विचार है वो संविधान की कुछ भी हो, संविधान को नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन एक ग्रुप का पूरे बहुमत से शासन होता है, तो वो शासन व्यवस्था वो ग्रुप चलाता है। वो ग्रुप चलाता है, अपना जो एजेंडा है वो अपना एजेंडा चलाता है, देश का एजेंडा नहीं चलाता। देश का एजेंडा नहीं चलाता, वो अपने पक्ष का एजेंडा चलाता है, इसलिए उसको बोलते ग्रुप रूल सोसाइटी। पहला है, हिंदी में लिखता हूँ, समझ नहीं आएगा। अस्तित्व के लिए संघर्ष और दलगत शासन व्यवस्था के अधीन एक दल की शासन व्यवस्था होती है, दलगत शासन व्यवस्था, उसी दल के लिए काम किया जाता है। एक ही दल जो दलगत शासन व्यवस्था होती है, जैसे कोई बीजेपी का है, उसके ऊपर रेट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की शासन व्यवस्था है। उसको अंदर भी गया वो, उसको निकालने के बाहर निकालने की व्यवस्था की जाएगी। अगर वो जेल के अंदर भी है तो उसको अलग सुविधा दी जाएगी, क्योंकि वो चाहते कि मेरा कार्यकर्ता है, मेरे दलगत का प्रश्न है, मेरे दल का आदमी, उसको कोई भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। इस तरह का शासन, अगर दूसरे पक्ष का लोग है, पक्ष का आदमी विरोधी है, तो उसका गुना नहीं रहते हुए भी उसको अंदर डालने की कोशिश की जाएगी। और देखा नहीं जाएगा कि ये संविधान में बैठता कि नहीं बैठता, लेकिन वे मेरा दुश्मन है, उसको पहले अंदर डालता, उसकी इंक्वायरी शुरू करें। तो ये दलगत व्यवस्था के परिणाम है। जब एक पक्ष को समाज पूरे बहुमत से चुन के देता है, तो कोई भी पक्ष हो, कांग्रेस हो या कोई बीजेपी हो, कोई आप हो, कोई भी, जहाँ पे एक पक्ष की पूरी तरह से मेजॉरिटी रहती है, उसको दूसरे लोगों का डर नहीं रहता, दूसरे लोगों का डर नहीं रहता, संविधान का डर नहीं रहता, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा एक आदमी अगर अच्छा काम करता है तो उस कार्यकर्ता की वजह से मैं राज्य में सत्ता स्थापन करूंगा, डिस्ट्रिक्ट में सत्ता, एक अगर मेरा अच्छा रहेगा तो वो क्षेत्र में अपनी सत्ता लाएगा, एक मेरा विधायक अच्छा रहेगा तो उसमें मेरी सत्ता है। इसलिए उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये रहेंगे लोग कि खासदार है, वो विधायक है, संसद है, इनके लिए कुछ भी करो, लेकिन उनको संभाल के रखा जाता है, उनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी ली जाती है, उसके लिए शासन सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो शासन व्यवस्था उसको कोई पूछने वाले नहीं, अगर पूछेंगे भी तो उसको दबा दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं। कभी कभी आप देखते हैं संसद में चिल्लाने का काम करते हैं, लेकिन उसका उपयोग क्या होता है, कितना भी चिल्ला, वो अध्यक्ष ठीक है आपकी बात ठीक है, सही है, बैठ जाओ, लेकिन वो उसके ऊपर कार्रवाई होती क्या, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वही उनके पक्ष के एक आदमी ने अगर आवाज उठाया तो बोलेंगे कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। ये दलगत व्यवस्था नहीं है। और अस्तित्व की संघर्ष, ऐसे दलगत व्यवस्था में दूसरे लोगों के अस्तित्व को हानि पहुंचाई जाती है, दूसरे लोगों का अस्तित्व टिकने नहीं देती, क्योंकि ये दलगत शासन व्यवस्था है। उसका अस्तित्व कैसा अच्छा रहने देंगे वो, कि उसको तो डोमिनेट करना है, वो शत्रु पक्ष है, क्यों बराबर है,
वो शत्रु पक्ष है, उसको संघर्ष करने के लिए दबाने की कोशिश करें, उसको संघर्ष करने नहीं देंगे, उसका संघर्ष दबा देंगे। उसका सत्य भी होगा लेकिन उसका सत्य दबाने की कोशिश की जाएगी। इससे क्या, इस तरह से दलगत शासन व्यवस्था है और अस्तित्व के लिए संघर्ष जो है, इससे क्या नुकसान होता है, ये बाबा साहब आंबेडकर ने बताया कि अस्तित्व के लिए संघर्ष अथवा दलगत शासन के अधीन व्यक्ति के हित सुरक्षित नहीं रहते, लोगों के हित सुरक्षित नहीं रहते। दूसरी बात, दलगत शासन व्यवस्था में व्यक्ति के चित्त को सामंजस्यता प्राप्त करने से रोकता है। ये जो दलगत शासन व्यवस्था है, व्यक्ति के चित्त को एक पवित्र और समझौता करने वाले चित्त को निर्माण नहीं होने देता। उसके चित्त को ऐसा बनाया जाता है, ऐसी परिस्थिति बनाई जाती है को झगड़ते रहे। सामंजस्यपना जो है, मेल मिलाप, एक में से बंधुभाव वगैरह, ये होने नहीं देते। उनके चित्तों को हमेशा झगड़ने वाला चित्त बनाते हैं, विषमतावादी चित्त बनाया जाता है। व्यक्ति के विचार भटक जाते हैं। ऐसे समय, ऐसे दलगत व्यवस्था में व्यक्ति के विचार भटक जाते हैं, व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, क्या करेगा बेचारा? चारों तरफ अन्याय अत्याचार दिख रहा है, वो क्या करेगा? उसकी बात मानने नहीं जाती, उसके कोई मतलब ही नहीं, उसका अर्थ कोई है ही नहीं। वो संसद में चला तो भी उसका आवाज दबाया जाता। वो उसके विचार इस तरह से भटक जाते और वे भटकते वो पार्टी ज्वाइन कर लेता, उधर चले जाता। उसको पैसे से भी ये, उसकी कोई मानता भी नहीं, उसको कोई पूछता भी नहीं, तो अपना पक्ष बदल करके दूसरे पक्ष में चले जाता, क्योंकि उसके विचार भटक जाते हैं। और इसी से चित्त की उत्पत्ति होती है जो एकता को विकृत कर देता है। ऐसे शासन में दूसरे लोगों को एक नहीं होने देते, एकता यानी संगठित नहीं होने देते, एकता यूनिटी निर्माण नहीं होती। वो समाज को फोड़ते रहते, संघ को तोड़ते रहते, समाज को इकट्ठा आने नहीं देते, संघों को इकट्ठा आने नहीं देते। व्यक्ति के विचार दूसरा जो है दलगत समूह भेदभाव की ओर ले जाता है। ऐसे दलगत शासन व्यवस्था में भेदभाव ज्यादा बढ़ता है, भेदभाव बढ़ जाता है, एक में से भेदभाव बढ़ जाता है और जस्टिस, न्याय को नकारा जाता है। दलगत शासन व्यवस्था में तुमको न्याय नहीं मिलता। जो भेदभाव की जड़ें और मजबूत की जाती है, क्योंकि वो चाहते कि आपस में झगड़ते रहे, भेदभाव बढ़े, इनमें एकता निर्माण न हो, इनका चित्त सामंजस्य न रहे, इनमें शांति निर्माण न हो। इस तरह से ये दलगत शासन व्यवस्था में सबसे ज्यादा खतरा है। इसलिए अगर कमजोर सरकार रही तो हमारा गला कमजोरी से दबाते ज्यादा, लेकिन ताकतवर अगर सरकार है, बहुमत की सरकार है, वो हमारा गला ज्यादा जोर से दबाती है, आदमी का मर्डर भी करते हैं। न्याय को नकारा जाता है। दलगत समूह में वर्ग जड़ीभूत हो जाते हैं। वर्ग, क्लास, हर चीज में एक वर्ग, एक क्लास, इसमें क्लास, इसमें क्लास, ऐसे वर्ग इतने जड़ीभूत, इतने वर्ग, क्लास वर्ग में भेदभाव, अनेक वर्ग निर्माण करते थे और उसमें जड़ीभूत करते थे कि द गवर्नमेंट सिस्टम इस तरह से सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, ऐसे दल के हाथ में शासन व्यवस्था होती है जो दल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, जो दूसरे दल को हानि पहुंचाता है, तो इस वजह से उनको जड़ीबूत करता है। मालिक हमेशा मालिक रहते हैं। ऐसे शासन में मालिक को हमेशा मालिक रखा जाता है और गुलाम हमेशा गुलाम बने रहते हैं। हम चाहते हैं कि इतना बड़ा शासन है, गरीबों के लिए कुछ करेगा, ये कुछ करेगा नहीं, क्योंकि ये दलगत शासन है। एक ग्रुप ने उसकी चिन्ह दिया, एक ग्रुप बना, जो देश में बड़ा ग्रुप बना, एक व्यक्ति समूह, एक विचार के लोग इकट्ठा है और उन्होंने उनको इस तरह से उनको शासन पे बिठाया।
सब लोगों की चिंता नहीं है, वो ग्रुप सेटअप का शासन है, एक ही ग्रुप की उनको चिंता होती है, शासन व्यवस्था है। इसका अर्थ यह है कि कुछ लोगों के लिए स्वतंत्रता होती है। देखो, हम समता स्वतंत्र बंधुभाव की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दलगत शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता होती है। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं स्वतंत्रता होती है, लेकिन स्वतंत्रता कुछ चंद लोगों के लिए होती है। वो चंद लोग कौन से? जो उनके ग्रुप सेटअप में, जो उनके पक्ष में काम करते, जो उनके वर्ग में है, ऐसे उन्हीं लोगों के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है, पूरे लोगों के लिए स्वतंत्रता नहीं होती। तो यह है कि कुछ लोगों के लिए स्वतंत्रता होती है, किंतु सभी के लिए नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ लोगों के लिए समानता हो सकती है, समानता भी है, कुछ लोगों के लिए समानता हो सकती है, लेकिन सभी लोगों को समानता की दृष्टि से नहीं देखा जाता, सभी के लिए समानता नहीं होती। आज हम देख रहे हैं कि आज जो भूखे हैं, जो गरीब है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसको समानता की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा। जो अमीर है, वो 2-3 लोग जो अमीर है पूरे देश को चला रहे हैं, क्योंकि वो उसके ग्रुप के हैं। साधन सामग्री का वितरण सीमित किया जाए, आर्थिक संपन्न लोगों के अधिकारों में साधन सामग्री का हस्तांतरण किया जाए, पूरे जो अधिकार है, जो वितरण के अधिकार है, उत्पादन के बिजनेस के अधिकार है, वो सारे उनके लोगों के पास में चले जाए, ऐसा लगता है। सबके लिए समता स्वतंत्र हो, भातृत्व जो है, बंधुभाव है, वो सर्वमान्य और प्रभावशाली बनाया जाए, कि मॉरलिटी मस्ट बी सीक्रेट, पवित्र होना चाहिए, एंड सर्वव्यापी यूनिवर्सल होना चाहिए। इसके लिए एक ही उपाय है, जो हमारा बंधुभाव है वो मर्यादित मत रखो, मेरे जाति पुरता मत रखो, मेरे समाज पुरता मत रखो, मेरे रिश्तेदारों पुरता मत रखो। तुम्हारे बंधुभाव जो तुम्हारे मन में है वो विस्तृत करो, उसका जो व्यापक है, जैसे तथागत बुद्ध जैसे साधना करते थे बचपन में, तो ये इस विषय पर साधना करते थे, अपने चित्त में वो विषय पे साधना करते थे कि भवतु सत्वमंगलम, भवतु सत्वमंगलम, भवतु सत्वमंगलम। मेरा सिर्फ मंगल न हो, सबका मंगल हो। सबका मंगल कैसा किया जाता है, उसके किया जाना चाहिए। सबके परिवार का मंगल हो, सभी लोगों का मंगल हो, सभी प्राणी मात्रा का मंगल हो। इस तरह से वो विचार पर अपना चित्त कॉन्सेंट्रेट करते थे, तो उनके चित्त में मैत्री भाव निर्माण हो जाता है, सबके लिए सर्वव्यापी मैत्री भाव निर्माण हो जाता है। उसी तरह अपने चित्त में जो विभाजक रेखा है, अपने चित्त में डिवाइडिंग लाइन है कि ये मेरा, ये अपना, उनका वो है, मेरा सगा है तो मेरा ये है, वो सब छोड़ करके सबके साथ मैत्री भावना रखो और सबको मैत्री भावना से एक करने की कोशिश करो। सबके अपना जो बंधुभाव है वो सबके लिए सर्वव्यापी लोगों के लिए बंधुभाव रखो, ये एक में उपाय है। और इस पर मॉरलिटी कहते हैं कि इसी उपाय से हम लोग पूरी तरह से समता स्वतंत्रता बंधुभाव स्थापन कर सकते हैं। बात रखेंगे ऐसे मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ, और कम शब्दों में, थोड़े शब्दों में सभी लोगों को अपनी प्रतिक्रिया देने का अवसर मिले। सभी की प्रतिक्रिया में अपेक्षित रखता हूँ। तो समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति के जो विचार है वो दूसरे व्यक्ति से मेल नहीं खाता, अपने विचारों को दूसरों पे थोपता है या अपने लिए सेपरेट नियम बनाता है और दूसरे को वो अलग नियम से मानता है। तो स्त्री और पुरुषों में क्या समान नियम है, ये बात है। जितने नियम पुरुष किसी स्त्री पे लगाता है, क्या उतने नियमों को खुद पालन करता है? तो ये 5 नियम जो है पंचशील, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, बूढ़ा हो चाहे जवान, बच्चा हो चाहे कोई भी हो, ये समान रूप से सभी के लिए लागू है। ये ना बच्चे के लिए छूट है ना किसी पुरुष के लिए छूट है। लेकिन हमारे
कि ये जब हम उपोषण व्रत रखते हैं उस समय स्त्री पुरुष बच्चे सभी के लिए ये कॉमन नियम है कि जो कॉमन नियम उसको स्वीकार करता है कि मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, तो किसी भी हालत में स्त्री पर हाथ नहीं उठाएगा क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली। क्योंकि कोई भी अगर गलती हुई होगी, इसलिए मारना चाहता है, लेकिन क्या मारने से वो समस्या हल होगी? लेकिन ये स्त्री की अगर गलती हो जाए तो पुरुष उसको मार देता है, डांट देता है, लेकिन क्या किसी पुरुष के द्वारा कभी कोई गलती नहीं होती?